नमस्कार मित्रों, आपका वेडर एकेडमी में स्वागत है। हम लोग अधिकारों की बात कर रहे थे। मैंने जैसा बताया था कि अधिकारों को किस तरह से व्यवस्थापूर्ण तरीके से उसको विभाजित किया जाता है, उनके कौन-कौन से तत्व हैं और उसको कैसे परिभाषित किया जाता है आज के संदर्भ में। आज हम बात करते हैं थोड़ा-सा पहले इतिहास के बारे में कि अधिकार शब्द कब आया या अधिकार शब्द का प्रयोग कब होने लगा। तो सामान्यतः माना जाता है कि अधिकार आधुनिक राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक चिंतन का शब्द है। लेकिन हम अगर थोड़ा पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि अधिकार शब्द का प्रयोग किसी न किसी रूप में यूनानी राजनीतिक चिंतन में भी किया जाता था, या हम जिसे कह सकते हैं कि प्री मॉडर्न यूज ऑफ राइट्स वो भी था किसी न किसी रूप में, लेकिन उसका अर्थ अलग था और उसे कहा जाता था कि वो एक ऑब्जेक्टिव रूप में कहा जाता था। ऑब्जेक्टिविटी थी उसमें, यह वस्तुनिष्ठता थी जिसके आधार पर अधिकारों का प्रयोग किया जाता था। अधिकार शब्द नहीं था, अधिकार जैसे अधिकारों में जो तत्व है उस तरह के शब्दों का प्रयोग, जो तत्व दूसरे शब्दों में हो सकते हैं, उनका प्रयोग किया जाता था। तो यूनानी नगर राज्यों में अगर हम देखें तो वहाँ पर इसका अर्थ मुख्य रूप से लगाया जाता था कि अगर समाज व्यवस्थित ढंग से चल रहा है तो वो व्यक्तियों के अधिकारों को दे रहा है। इसका अर्थ ये है, यानी व्यक्ति को जो सुविधाएं देना है या व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है उसकी इजाज़त देना है या उसके लिए परिस्थितियां तैयार करना है, वो तभी संभव है जब समाज व्यवस्थित ढंग से चलता हो। और जब वो समाज व्यवस्थित ढंग से चल रहा है तो कहा जाता है कि व्यक्तियों को अधिकार दिए जा रहे हैं। जैसे अरस्तु ने एक शब्द का प्रयोग किया था, जिसे डाइकोइन शब्द का प्रयोग किया था अधिकारों के पर्यायवाची शब्द के रूप में, और उसका अर्थ यही था कि समाज जब व्यवस्थित ढंग से चलता है तो उसे हम संगठित रूप से व्यवस्थित ढंग से चलता है तो उसे हम अधिकार का नाम दे सकते हैं। जो रोमन एम्पायर में रोमन जूरिस्ट हुए थे, क्योंकि रोमन में सबसे पहले संविधान वगैरह बना था, हम जानते हैं रोमन लॉ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको बाद में भी जो आधार बना सारे संविधानों का। तो उस समय जो जूरिस्ट थे वो ये कहते थे कि न्याय का अर्थ ये है प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार देना, यानी न्याय को और अधिकारों को जोड़ा गया। तो न्याय का अर्थ ये माना गया कि व्यक्तियों को अधिकार देना है। तो इस तरह से अधिकारों की जो परिभाषा है वो वस्तुनिष्ठ तरीके से की जाती थी, यानी अधिकार व्यक्ति की तरफ से परिभाषित नहीं किया जाता था, समाज की तरफ से परिभाषित किया जाता था। आज जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हम व्यक्ति की तरफ से उसको परिभाषित करते हैं। इंडिविजुअल किन को क्या अधिकार चाहिए, जो जॉन लॉक ने सबसे पहले प्रचलित किया था कि इंडिविजुअल हैज ए राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो वो आज जब हम उदारवादी तरीके से अधिकारों की परिकल्पना करते हैं तो हम व्यक्ति की दृष्टि से अधिकारों को परिभाषित करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि यह आत्मनिष्ठ परिभाषाएं हैं, व्यक्तिनिष्ठ परिभाषाएं हैं। जबकि प्री मॉडर्न तरीके में जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, अरस्तु के समय में या रोमन एम्पायर के समय में, उस समय जब अधिकारों की बात की जाती थी तो वस्तुनिष्ठ तरीके से की जाती थी, यानी समाज की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से अधिकारों की बात की जाती थी। अब ये जो आत्मनिष्ठ तरीका है, ये व्यक्तिनिष्ठ तरीका है, ये अवधारणा कब आई? अब इस पर बहुत विवाद है, लेकिन अधिकतर लोग ये सहमत है कि मध्य युग के समाप्ति के समय में ये विचार सामने आने लगा था। और विलियम ऑफ ओकम एक विचारक था, उसको पहला विचारक माना जाता है मध्य युग का, जिसने कि इस आत्मनिष्ठ तरीका या सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट्स के को इंगित किया है। और हम मानते हैं कि तब से जो परिभाषा है अधिकारों की वो वस्तुनिष्ठता से हटकर आत्मनिष्ठता की तरफ या व्यक्तिनिष्ठता की तरफ बढ़ती जा रही है। उसके पश्चात हम जानते हैं कि जो अधिकारों को जो प्रयोग किया गया, उस समय में जब अधिकार शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा था विलियम ऑफ ओकम और उसके बाद में, तो वो जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अधिकारों के 4 तत्व होते हैं, विशेषाधिकार, शक्ति और मांगे या क्लेम्स या इम्यूनिटी। तो सबसे पहले विशेषाधिकार और शक्ति के जो तत्व हैं वो इस अधिकारों की परिभाषा में सामने आए, और बाद में जाकर जो क्लेम्स और इम्यूनिटी हैं वो बाद में जाकर जुड़ते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अधिकारों की भाषा इस प्रकार से परिवर्तित होती गई। आज एक और महत्वपूर्ण बात कही जाती है अधिकारों के बारे में, और वो महत्वपूर्ण बात
एक अमेरिकन जूरिस्ट है जिसका नाम है रोनाल्ड ड्वर्किन। रोनाल्ड ड्वर्किन ने एक बात कही है, राइट्स एज ट्रम्प्स। ट्रम्प वो नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प। राइट्स एज ट्रम्प्स का अर्थ क्या है? अधिकार तुरुप के पत्ते की तरह। तुरुप, ट्रम्प कार्ड, जैसे हम अगर ताश खेलते हैं तो हम जानते हैं ट्रम्प कार्ड किसके पास है, तुरुप का पत्ता किसके पास है। तो कहा, ड्वर्किन ने परिभाषित किया कि अधिकार तुरुप होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जितनी भी अवधारणाएं हैं दूसरी कानून में संबंधित, उन सब में अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे ताश के पत्तों में हम कहते हैं कि ट्रम्प किस कार्ड किसके पास है, कि हुकुम का बादशाह किसके पास है। अगर बाकी यानी बाकी सभी पत्तों को जोड़ लें और उनका योग जोड़ लें, तब भी अगर हमारे पास अगर ट्रम्प हुकुम का पत्ता है फॉर इंस्टेंस, वो अगर हमारे पास है तो हम देखते हैं कि वो उस बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से इसका अर्थ यह है कि प्राथमिकता अधिकारों को दी जानी चाहिए। वो जो कहना चाह रहा है वो ये है कि प्राथमिकता अधिकारों को दी जानी चाहिए। अगर हम प्राथमिकता नहीं देंगे अधिकारों को, प्राथमिकता अधिकारों को दी जानी चाहिए, ये अर्थ है राइट्स एज ट्रम्प का। और इसके लिए बहुत से लोग हैं जो अधिकारों को महत्व देते हैं। उन्होंने बहुत सी बातें कही है जो इस बात को बतलाती है, जिसको बाद में रोनाल्ड ड्वर्किन ने अपने विचारों में व्यक्त किया है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल का। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था, बहुत ही अच्छा उसका एक कोटेशन है जिसको मैं बताना चाहूँगा। उसने कहा था कि इफ ऑल मैनकाइंड -1 वर ऑफ वन ओपिनियन, मैनकाइंड वुड बी नो मोर जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग दैट वन पर्सन देन ही, इफ ही हैड द पावर, वुड बी इन साइलेंसिंग मैनकाइंड। एक व्यक्ति के विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता को बाकी सभी के द्वारा नहीं रोकने की स्वतंत्रता या अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन इस पर भी बहस चली कि इन अधिकारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकार क्या है, एस क्या है। जैसे कहा था ना कि हमारे पास हुकुम का तुरुप का पत्ता है, तो तुरुप का पत्ता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है, या ऐसा अधिकार जिस पर कोई सीमा ना हो। तो किसी एक विचारक ने ऐसा कहने की कोशिश की कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यह है व्यक्तियों के पास किसी भी सभ्य समाज में कि उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से आत्महत्या करने पर विवश नहीं किया जा सकता। यह अधिकार है किसी भी सभ्य समाज के नागरिक के पास, जो ऐश है, जो उसका ट्रम्प है, राइट जो है। अंत में हम बात करना चाहेंगे कि क्या अधिकार गलत काम करने का भी होता है। यानी अधिकार, जब हम बात कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि अधिकार सकारात्मक कार्य करने के लिए होता है। व्यक्ति अपने आप को विकसित करना चाहता है, अपने आगे बढ़ना चाहता है, अपने अच्छे कार्य करना चाहता है, अपने जीवन को बढ़िया बनाना चाहता है, तो व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं। लेकिन क्या व्यक्तियों के पास ऐसे अधिकार भी होते हैं जिससे दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हो? तो इस पर फिर बहस है, विचारक इस पर डिवाइडेड है, विभाजित है। जैसे हम उदाहरण लें, अभी जैसे भारत में किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो किसानों का आंदोलन वो अपने हितों के लिए कर रहे थे, उनके पास अधिकार है आंदोलन करने का। लेकिन उस अधिकार के द्वारा अगर साधारण जन उससे परेशान हो रहा है, तो क्या उस अधिकार का उपयोग करना उचित है और उसे अधिकार कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा? या और कोई उदाहरण लें हम कि राजनीतिक दल जितने भी होते हैं, विपक्ष में जब राजनीतिक दल जो भी होता है, वो सरकार की किसी न किसी नीति से नाराज होकर कभी न कभी ये कहता है कि आज भारत बंद कर दिया जाए, आज राजस्थान बंद कर दिया जाए। तो बंद करने से जो असुविधा साधारण जन को होती है, तो क्या राजनीतिक दल अपने इस अधिकार को कि वो भारत बंद की अपील कर सकता है, इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है, जो कि दूसरे व्यक्तियों के लिए गलत है, क्योंकि बंद होने पर उनके रोजगार पर किसी न किसी प्रकार का एक हानि पहुंचती है, उनके व्यापार में हानि पहुंचती है। तो क्या गलत करने का भी अधिकार होता है या नहीं होता? तो इसमें इसका कोई कंक्लूजन नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये अंतिम वाक्य है। लेकिन ये एक बहस का विषय है कि जब अधिकारों की हम परिभाषा करते हैं, तो क्या अधिकार ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के लिए, यानी हम अपने लिए अधिकार है, वो दूसरों के लिए वो गलत सिद्ध होते हो।
एक और बात अधिकारों से संबंध में है और वो ये है कि अधिकारों का औचित्य क्या है, यानी उनको जस्टिफाई कैसे किया जाता है। तो उसके लिए 3 तरह के अधिकारों की बात की जाती है। पहले प्रकार के अधिकार होते हैं जिन्हें कहा जाता है परिस्थिति आधारित अधिकार। दूसरे प्रकार का जस्टिफिकेशन या अधिकार होते हैं साधन अधिकार। और तीसरे प्रकार के अनुबंधकारी अधिकार, यानी स्टेटस बेस्ड राइट्स, इंस्ट्रूमेंटल राइट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। इन 3 तरीके से अधिकारों को जस्टिफाई किया जाता है। परिस्थिति आधारित अधिकार का अर्थ यह है जो प्राकृतिक अधिकारों की परंपरा में होते हैं, यानी जिसमें माना जाता है कि मनुष्य की जो सद्गुण है, मनुष्य में जो नैसर्गिक गुण है, उनमें से एक गुण अधिकारों का होना है। जैसे विवेक मनुष्य का एक नैसर्गिक गुण है, तो जिस प्रकार से विवेक नैसर्गिक गुण है, उसी प्रकार से अधिकार का होना भी नैसर्गिक गुण है। और जो आधुनिक समय में जिन लोगों ने अधिकारों की पुरजोर वकालत की और उदारवाद को जैसे स्थापित किया बाद में, तो वो उनके अलावा जो उदारवाद को स्थापित नहीं किया तो भी जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन देते हैं वो अधिकतर इसी प्रकार की परंपरा को मानते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं ग्रोशियस है, हॉब्स है, पफेंडर्फ है या जॉन लॉक है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कि इस स्टेटस बेस्ड राइट्स की बात की है, यानी वो एक परिस्थिति पर आधारित अधिकार है, एक स्टेटस है। स्टेटस किसका? व्यक्ति का स्टेटस है। व्यक्ति होने का अर्थ यह है कि उसके पास अधिकार है, उसका एक नैसर्गिक गुण है जो जानवरों के पास नहीं होता है। तो इसलिए अधिकार उसका एक प्राकृतिक गुण है जिसे मानना चाहिए, इसलिए वो जस्टिफाइड है। इस जो 18वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में जो ये अधिकारों की कल्पना की गई थी, इसको बाद में वापस 20वीं शताब्दी में रॉबर्ट नोजिक उसको पुनर्जीवित करता है। 1974 में उसने पुस्तक लिखी थी अनार्की स्टेट इन यूटोपिया, और उसमें उसने फिर उन्हीं तर्कों को उठाया था कि जो अधिकार है वो नैसर्गिक होते हैं और उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो स्वाभाविक गुण हैं। दूसरे प्रकार की जो बात करते हैं वो है इंस्ट्रूमेंटल राइट्स, या जिसे कह सकते हैं हम साधन का अधिकार, यानी अधिकार एक कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ साधन हैं जिनके द्वारा कुछ और चीज प्राप्त करनी है। और ये सबसे प्रमुख रूप से उपयोगितावादी मानते हैं। वो मानते हैं कि अंत में मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम पीपुल, ये उपयोगितावादियों का एक जो सबसे बड़ा जो तबका है वो ये मानता है। हालांकि सब उपयोगितावादी ऐसा नहीं मानते, लेकिन एक बहुत बड़ा जो भाग है उपयोगितावादियों का जो परिभाषित करता है वो ये मानता है कि किसी भी संस्था का, किसी भी कॉन्सेप्ट का जो महत्व है वो इसमें है कि वो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख देता है या नहीं देता। और इसलिए अधिकार भी उसी श्रेणी में आते हैं कि अधिकार का अपने लिए नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। अधिकारों को राज्य मान्यता देता है और इसलिए देता है जिससे कि व्यक्ति अधिकतम सुख को प्राप्त कर सके। इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट है, अपने आप में एंड नहीं है। जैसे कि अगर हम इमैनुअल कांट की बात करें तो वो तो मानता है कि चूंकि मनुष्य अपने आप में एक एंड है, मनुष्य में और कुछ नहीं है, मनुष्य किसी का मीन्स नहीं बन सकता, किसी का साधन नहीं बन सकता, उसी प्रकार से अधिकार भी किसी के साधन नहीं बन सकते, वो अपने आप में पूर्ण है। जैसे जॉन लॉक वगैरह मानते हैं कि जो तीन अधिकार जिसकी बात जॉन लॉक करता है, स्वतंत्रता और लाइफ और प्रॉपर्टी, और उन तीनों को भी प्रॉपर्टी के अंतर्गत मानता है, तो वो मानता है ये अपने आप में एक एंड है, ये किसी और चीज को प्राप्त करने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन उपयोगितावादी मानते हैं कि अधिकार इंस्ट्रूमेंटल है, कि इनको किसी और चीज को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, और वो और चीज है मैक्सिमम हैप्पीनेस उपयोगितावादियों के बहुत बड़े हिस्से के अनुसार। हालांकि इस हैप्पीनेस का भी अर्थ क्या है वो भी अलग अलग उपयोगितावादी अलग अलग प्रकार से मानते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन केवल उपयोगितावादी ऐसा मानते ऐसा नहीं है, समतावादी भी ये मानते हैं। बहुत से समतावादी हैं जो इगलिटेरियनिज्म जिसे कहा जाता है, समतावाद, वो भी ये मानते हैं कि अधिकार एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है जिसके द्वारा समाज में समानता उत्पन्न की जा सकती है। समानता जो है वह उद्देश्य है, वह एंड है, और अधिकार केवल मीन्स है या इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ये माना जा सकता है। जैसे अमर्त्य सेन भी इसको मानता है, क्योंकि अमर्त्य सेन मानता है कि मुख्य रूप से अधिकार वगैरह इनका उपयोग जो कैपेबिलिटी है मनुष्य की, उस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के इंस्ट्रूमेंट हैं। ये जो हमारी सामर्थ्य है अपने द्वारा जो हम जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जो हमारी सामर्थ्य है उसको बढ़ाने का एक तरीका हमारा अधिकार है। इसके अलावा अधिकार अपने आप में सामर्थ्य, अपने आप में उद्देश्य नहीं है, वो भी एक मीन्स है। तो ये कुछ लोग जो हैं वो अधिकारों
को जस्टिफाई इस अर्थ में करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में अधिकार काम में लिए जाते हैं। अंत में कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स की बात भी की जाती है, यानी अधिकार न तो स्वाभाविक है और न किसी दूसरी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं, अपितु अधिकार समझौते के परिणाम है। और जॉन रॉल्स इसकी बात सबसे ज़्यादा करता है। वो मानता है कि जब लोग एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं किसी कॉन्सेप्ट पर, न्याय के आधार पर, न्याय, जस्टिस एज फेयरनेस, एक फेयरनेस का, न्याय का सिद्धांत खोज रहे हैं और समझौते के द्वारा उसको स्थापित कर रहे हैं, तो अधिकार भी उसी का एक हिस्सा है। क्योंकि जब वो न्याय को परिभाषित करता है तो वो सबसे पहले न्याय के जो 2 प्रिंसिपल्स बताता है, 2 सिद्धांत, उसमें पहला सिद्धांत ये है कि हर व्यक्ति के पास समान स्वतंत्रता का अधिकार होगा और अधिकतम अधिकार होगा, इक्वल राइट ऑफ मैक्सिमम लिबर्टी। यानी पहला सिद्धांत जो न्याय का है वो अधिकार है। तो वो क्या है? वो मुख्य रूप से इस कॉन्ट्रैक्ट या जो सामाजिक समझौता किया जा रहा है व्यक्तियों के मध्य में, उसका परिणाम है। इसलिए अधिकारों को जस्टिफाई किया जा सकता है, उनका औचित्य है, क्योंकि वो समझौते के परिणाम है। अंत में ऐसा नहीं है कि सब लोग अधिकारों के पक्ष में ही हो। कई विचारक हैं जो अधिकारों की आलोचना भी करते हैं और उस आलोचना के कई आधार भी माने जाते हैं। जो महत्वपूर्ण आलोचना की जाती है उसको 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो आलोचना का जो की जाती है वो की जाती है उसके कंटेंट की, राइट्स के कंटेंट जो है उसकी आलोचना की जाती है। तो कंटेंट यानी उसका विषय क्या है, उसकी आलोचना की जाती है। तो वो सबसे बड़ा आलोचक तो जैसे मार्क्स था। सबसे पहले मार्क्स ने कहा कि ये जो अधिकारों की धारणा है ये इस भ्रामक धारणा पर आधारित है कि मनुष्य अकेला है, व्यक्ति अकेला है। इसमें समाज को बिल्कुल नकार दिया गया है। जबकि व्यक्ति समाज में रहता है और कोई भी धारणा, राजनीतिक अवधारणा नहीं बनाई जा सकती इस आधार पर कि व्यक्ति को अपने आप में पूर्ण मान लिया जाए और दूसरे व्यक्तियों से, जो दूसरे व्यक्ति रहते हैं उसके साथ, उनके संबंधों को बिल्कुल नकार दिया जाए। तो इसलिए मार्क्स की आलोचना करता है कि इसका फाउंडेशन, इसका आधार ही अपूर्ण है, इसलिए अधिकार तो अपूर्ण होंगे ही, पहली बात। दूसरी बात, जिन अधिकारों की बात की जा रही है वो अधिकतर अधिकार राजनीतिक अधिकार है और राजनीतिक अधिकार भी अपने आप में अपूर्ण है कि जब तक आर्थिक अधिकार नहीं होंगे व्यक्ति के पास तब तक राजनीतिक अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है। तो अधिकारों की कल्पना भी जो की जा रही है वो अधूरी है, यानी उसका न केवल आधार अधूरा है बल्कि उसकी कल्पना भी अधूरी है। ये कार्ल मार्क्स की बहुत बड़ी आलोचना अधिकारों के द्वारा की जाती है, उसके कंटेंट की। इसी प्रकार से समुदायवादी जो हैं वो भी इस अधिकारों की आलोचना करते हैं, जिसमें चार्ल्स टेलर है, मैकेंटायर है, वॉल्जर है वगैरह। ये कहते हैं कि ये सारे अधिकार मुख्य रूप से जो उदारवादी जो अपने आप को मानते हैं उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करके की जिसे कहा जाता है अनएनकम्बर्ड सेल्फ, यानी स्वयं बना हुआ सेल्फ, स्वयं बना हुआ है वो व्यक्ति, उस पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं है, दूसरा कोई उसको प्रभावित नहीं करता, ना तो समाज करता है, ना परिवार करता है, ना राज्य करता है, ना गांव करता है। तो ऐसा व्यक्ति तो व्यवहार में कहीं होता ही नहीं है। ये सिद्धांत में आप बना लो ऐसा व्यक्ति, लेकिन ऐसा व्यक्ति कहीं खोजा ही नहीं जा सकता जो किसी के द्वारा प्रभावित ना हो। इसलिए ये जो प्राकृतिक, ये जो अधिकारों की कल्पना की गई है गलत है, क्योंकि अधिकारों की कल्पना समाज के अंतर्गत की, समाज को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। इसलिए अधिकार बिना कर्तव्यों के अधिकार अधूरे हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब कर्तव्य की बात करते हैं तो हम व्यक्ति के जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके साथ क्या संबंध हो इसको निरूपित करते हैं, तब हम कर्तव्य की बात करते हैं। तो उसको जाने बिना, उसको स्वीकार किए बिना केवल अधिकारों की बात करना अधूरी बात करना है। तो इस कारण से समुदायवादी इसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि समाज की उपेक्षा करता है और व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति के आधार पर अधिकार बनाता है जो व्यक्ति अस्तित्व में होता ही नहीं है। ये तो हुआ अधिकारों की जो कंटेंट है, जो उसका विषय है, उसकी आलोचना। लेकिन अधिकारों की जो भाषा है उसकी भी आलोचना की जाती है। जो अधिकारों की भाषा है मुख्य रूप से वो व्यक्तिवाद की भाषा मानी जाती है। इट इज राइट्स आर प्राइमरली इंडिविजुअलिस्टिक एंड सो द लैंग्वेज ऑफ राइट्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद की भाषा ही अधिकारों की भाषा है। और जब व्यक्तिवाद की भाषा मानेंगे तो हम पाएंगे कि समाज में इससे विघटन बढ़ेगा। आज समाज में सावयवता की बात की जाती है,
एक रूपता की बात की जाती है, एकता बनाए रखने की बात की जाती है। समाज बहुत से कारणों से विखंडित हो रहा है सब जगह पर। आधुनिकता के प्रभाव से हो रहा है, या एथनिसिटी से हो रहा है, या भाषा के आधार पर हो रहा है, या किसी और कारण से हो रहा है, धर्म के आधार पर हो रहा है। पूरी दुनिया में समाज किसी न किसी रूप से विघटन की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी न किसी प्रभाव से। और उस समय में व्यक्तिवादी भाषा का प्रयोग करना उसको और विघटित करेगा। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम ऐसे अवधारणाओं की बात करें जिसमें सामूहिकता हो, जिसमें व्यक्तियों को जोड़ने की बात की जाती हो, न कि व्यक्तियों को तोड़ने की और अकेला रखने की बात की जाती हो। तो अधिकारों की जो भाषा है वो समाज के हित में नहीं है, विशेष रूप से आज के समाज के हित में। इसलिए जब अधिकारों की बात की जाए तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसके साथ कर्तव्य की बात की जाए, उसके साथ समाज की बात की जाए, उसके साथ समाज के विघटन कैसे न हो उसकी भी बात की जानी चाहिए, राज्य की बात भी की जानी चाहिए। तभी हम अधिकारों की बात सही प्रकार से कर पाएंगे। तो ये हम अधिकारों के बारे में हमने कुछ बातचीत की है। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप वेडर एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स से जुड़े रहेंगे और इसके वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके और दूसरे ट्विटर को और फेसबुक को भी सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।